Welcome to P. Agarwal editorials. So the first topic that we are going to discuss is related to transparency in judiciary. तो बेसिकली अभी CGI ने जो जस्टिस वर्मा है उनके घर से जैसे जलते हुए नोटों की वीडियोस या फोटोज़ क्लिप्स जो भी आई हैं उसके रिलेटेड उन्होंने एक इन हाउस इंक्वायरी बिठा दी है। और इसमें अब क्या किया गया है कि सबसे पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट दी है जिसमें साथ में रिस्पॉन्स जस्टिस वर्मा का है वो भी, और ये सब पब्लिश किया गया है ओपनली। तो आगे भी मतलब माना जा रहा है कि शायद जो इन हाउस इंक्वायरी है उसका भी जो पूरा इंक्वायरी का मतलब रिपोर्ट है वो भी पब्लिश करी जाएगी, मतलब पब्लिकली ओपन होगी। तो जस्टिस वर्मा को पहले तो जुडिशियल वर्क से अभी हटा दिया गया है, कोई अभी उन्हें काम नहीं दे रहे हैं और प्रपोजल है कि उन्हें अपने पेरेंट कोर्ट में वापस भेज दिया जाएगा। तो जो इंक्वायरी के लिए जो पैनल बैठा है उसमें चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश एंड कर्नाटका हाई कोर्ट के हैं। तो उनके डिफेंस में उन्होंने कहा है जस्टिस वर्मा ने कि उनका कोई कनेक्शन नहीं है इस बर्न्ड कैश से, और वो स्टोर रूम में अगर होता भी तो वो स्टोर रूम में क्यों रखेंगे ऐसी चीज़ जो कि ना ही लॉक रहती है, रेयरली यूज़ होती है और एक्सेसिबल है हर एक इंसान को। अनप्रेजेंटेड ट्रांसपेरेंसी, तो फोटोग्राफ्स और जस्टिस उपाध्याय की जो रिपोर्ट है वो वेबसाइट पे पब्लिश करी गई है सुप्रीम कोर्ट की। एक अनयूजुअल ट्रांसपेरेंसी है, तो हो सकता है कि इंक्वायरी की फाइंडिंग्स भी पब्लिक करी जाएं। कंसर्न्स अबाउट प्रो मैकेनिज्म, तो अब डाउट्स फिर भी हैं कि इन हाउस इंक्वायरी की कितनी इफेक्टिवनेस रहेगी, कोई कंस्पिरेसी जो होगी क्या वो फाइंड आउट कर ली जाएगी। रेगुलर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हैव बीन मोर इफेक्टिव, तो माना जाता है कि रेगुलर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती तो उसमें बेटर पता चल जाता कि फायर का कॉज क्या है, बर्न्ड कैश कैसे मिला स्टोर रूम से, क्या एविडेंस टेम्पर तो नहीं करी गई। पर फायर सर्विसेज ऑफिशियल ने भी इनिशियली कहा कि कोई कैश नहीं मिला, बाद में उन्होंने स्टेटमेंट से डिनाई कर दिया। तो ब्रॉडर इशू क्या है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर रूल किया था कि कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करी जाएगी किसी भी हायर कोर्ट जज के खिलाफ विदाउट कंसल्टिंग सीजीआई। तो इसके कारण जो पुलिस है वो भी कोई एफआईआर वगैरह दर्ज करती नहीं है, ना इस मैटर में इतना पड़ती है। तो जुडिशरी को इससे क्या शील्ड मिल रही है, तो गवर्नमेंट को भी इसमें इतना ज़्यादा मतलब अपनी एक्साइटमेंट नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उसका मतलब होगा कि उन्हें जुडिशियल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। तो की टेक अवे यही है कि जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की वो अकाउंटेबिलिटी के कॉस्ट पे नहीं आनी चाहिए। एक फुली ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल जुडिशरी ही अपनी क्रेडिबिलिटी बता सकती है रादर दैन इंसुलेटिंग इट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशंस। चाइना टाइज प्रिफेयर कंसाइलेशन विदाउट डिटरेंस, तो अब इसमें क्या बात हो रही है कि आजकल जो इंडिया की अप्रोच है चाइना की तरफ वो ये है कि वो एक कंसाइलेटरी नोट टोन पर हो गई है। तो अब क्या ये मेयर टोन है या फिर ये एक्चुअल में कोई पॉलिसी शिफ्ट है। तो इंडिया को अपनी ऑप्शंस जो है ना वो ओपन रखना चाहिए, हर एक के साथ एक बैलेंस प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बैलेंस करके चलना चाहिए, जैसे कि चाइना के साथ और साथ में स्ट्रैटेजिक टाइज क्वाड पार्टनर्स के साथ। तो ऑब्वियसली जो चाइना की इकोनॉमी हमसे 4 गुना बड़ी है, तो कॉमन सेंस है कि हम उनके साथ एक नॉर्मल पीस पे आना चाहेंगे। यूएस फैक्टर एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, तो आजकल यूएस की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी एक अनसर्टेन है। कहीं से वो चाइना के साथ टैरिफ लगाना है पर डिफेंस पॉलिसीज़ में उनके अनसर्टेन है और इतना ज़्यादा मतलब हार्श नहीं है। अपने अलाइज को उल्टा जापान और ताइवान को कह रहे हैं कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेनी चाहिए सिक्योरिटी की और खुद डिफेंस में कम करना चाहिए इन्वेस्ट। और ट्रंप की जो अप्रोच है यूक्रेन की तरफ वो भी ये है कि उन्होंने अपना सपोर्ट उनसे वापस ले लिया है, कटिंग ऑफ इंटेलिजेंस सपोर्ट, तो उससे यूएस की रिलायबिलिटी पे शक जाता है। हालांकि इंडिया भी कोई यूएस की प्रोटेक्शन नहीं ले रहा है, पर लेकिन जो चाइना के थ्रेट मैनेज करने के लिए जो इंटेलिजेंस सपोर्ट थी उसको तो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो हमें भी उन पर इतना ज़्यादा मतलब ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और अपने आप ही चाइना के साथ रिलेशन स्टेबलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। रिस्क ऑफ निगलेक्टिंग मिलिट्री प्रिपेयरनेस, तो अगर इंडिया अपने चाइना के साथ टाइज इंप्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब यही नहीं है कि मिलिट्री इन्वेस्टमेंट कम कर दे। और इंडिया की जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो ऑलरेडी डिक्लाइन ही कर रही है पास्ट डिकेड से। अगर हम अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन डिले कर देंगे तो वो बहुत नुकसानदेह रहेगा हमारे लिए, क्योंकि जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक दिन में तो बनता नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर अभी शुरू होगी तो हम कुछ टाइम तक मिलिट्री मॉडर्नाइज प्रॉपरली कर पाएंगे।
स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री पार्टनरशिप्स एंड डेटरेंस। रिगार्डलेस यूएस की अनप्रडिक्टेबिलिटी के बावजूद इंडिया को अपनी मिलिट्री कॉपरेशंस अपने पार्टनर के साथ कंटिन्यू रहनी चाहिए, जैसे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ऑपरेशनल प्लानिंग। अल्टीमेट गोल जो है वो मिलिट्री पावर is deterrent. India should expect future Chinese aggression as it has faced in the past. तो की टेक अवे यही है कि ठीक है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करो चाइना के साथ, पर अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी उतना ही स्टेबलाइज करो, नहीं तो ये चीज़ सबमिशन के तौर पे बनती जाएगी कि हमने घुटने टेक दिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्लोजल फूड वेस्टेज, अ ग्लोबल एंड इंडियन क्राइसिस। तो अब हमने यूएनईपी की रिपोर्ट देखी 2024 की, जिसमें 1.045 बिलियन फूड जो है वो वेस्ट हो गया 2022 में, नियरली 20% ऑफ ग्लोबल फूड। और इंडिया अमंग द टॉप है, सेकंड है चाइना के बाद। 78 मिलियन फूड एनुअली वेस्ट होता है डिस्पाइट 20 करोड़ पीपल गोइंग हंग्री। फूड वेस्टेज और लॉस में अब क्या फ़र्क है? जो वेस्टेज है उसका मतलब है कि एडिबल इनएडिबल पार्ट्स पूरे सप्लाई चेन में क्रॉस जाते जाते डिस्कार्ड करे गए हैं या गिर दिए गए हैं। फूड लॉस क्या है? इनिशियली ही, मतलब सप्लाई चेन के स्टार्टिंग में ही प्रॉपर स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट या हैंडलिंग के कारण ख़राब हो गया। कॉजेज़ क्या हैं? कि हाउस होल्ड वेस्ट। अब हम लोग ज़्यादा ग्रॉसरीज ले आते हैं, मील प्लानिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी फ्रिज में पड़ी रह जाती हैं, ध्यान ही नहीं जाता। रिटेल सेक्टर स्ट्रगल्स क्या है? कि रेफ्रिजरेशन पुअर है, शेल्फ लाइफ कम है प्रोडक्ट्स की। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फूड वेस्ट। तो फूड वेस्टेड मतलब कि हमने रिसोर्सेज वेस्ट करे, लैंड, एनर्जी, वाटर, केमिकल, मतलब जो फर्टिलाइजर्स दिए गए, मतलब हर तरह का रिसोर्स वेस्ट हुआ है। तो 8 to 10% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में कंट्रीब्यूट करेगा। जो इंडिया है वो 10 to 12% ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट जो है उसमें फूड वेस्ट ही है। सोशल एंड इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस। तो इंडिया जो है वो मेजर फूड प्रोड्यूसर है, पर लेकिन फूड सिक्योरिटी भी इनसिक्योरिटी भी फेस करता है। जो फूड वेस्टेज है वो हमारे जो SDG गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको हैम्पर कर रही है। उसमें प्रोग्रेस, क्लाइमेट चेंज से भी प्रॉब्लम आ रही है फूड सिक्योरिटी में। देन सॉल्यूशंस टू रिड्यूस फूड वेस्टेज। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से शॉपिंग करें, एक साथ इतना सामान लाने की नहीं ज़रूरत है। स्टोरेज प्रॉपर रखें, लेफ्ट ओवर्स को अच्छे से यूज़ करते रहें। ये मत सोचेंगे नहीं भाई हमारे घर में तो रोज़ नया ही बनता है मील, नहीं। अगर पिछला बड़ा है तो उसे प्रॉपर यूज़ करो, या फिर उतना ही बनाओ एक टाइम पे जितना कंज्यूम हो जाए। कंपोस्टिंग, सरप्लस फूड्स को डोनेट कर दो। देन सिस्टमिक रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो कोल्ड स्टोरेज में गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, फूड रीडिस्ट्रीब्यूशन में सब्सिडीज़ डालनी चाहिए, फिर बिजनेस अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जो अनसोल्ड फूड रह गया उसे चैरिटी में दे दो, फूड वेस्टेज को कम करो अक्रॉस सप्लाई चेन। फिर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, स्कूल और इंस्टीट्यूट्स भी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन को प्रमोट कर सकते हैं चीज़ें समझा के। वे फॉरवर्ड यही है कि फूड वेस्ट जो है वो की है फॉर रिड्यूसिंग। अगर हम फूड वेस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम कर पाएंगे। तो गोल हमारा होना चाहिए कि हम फूड प्रोडक्शन सिर्फ इंक्रीज़ ना करें, बल्कि जो ऑलरेडी है उसको भी वैल्यू करें। टाइम टू डिच सेक्सिस्ट कंपेन स्लोगन्स। तो बेसिकली क्या बात हो रही है कि जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है इंडिया में इलेक्शंस के टाइम, उससे क्या है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट है इलेक्शंस, जिससे कि फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर और पार्टिसिपेशन बढ़ती जा रही है। वुमेन वोटर्स के ज़्यादा होने से हम देखते हैं अब क्या क्या ऐसा चेंज आया है। मतलब अभी भी स्लोगन्स जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स के रिलेटेड ही हैं, चाहे जितना मर्जी प्रोफेशनलाइजेशन हो गया है, जितने मर्जी वुमेन वोटर ज़्यादा हो गई हैं। एवोल्यूशन ऑफ वोटर मोबिलाइजेशन। तो पहले क्या हुआ करता था? रैलीज, देन स्लोगन्स आए, फिर टीवी रेडियोस आए, फिर इंटरनेट, फिर AI ड्रिवन स्ट्रैटेजीज आई। देन रोल ऑफ स्लोगन्स इन पॉलिटिक्स। तो स्लोगन्स जो है ना वो पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ क्रिएट करती है, मतलब एक इंसान की सोच, एक पार्टी की सोच पता चलती है उससे कि कैसे वो पब्लिक ओपिनियन एक फेस करिए। जैसे कुछ एक सड़क, बिजली, पानी, इन सब पे थे। और जो ज़्यादा स्लोगन्स है वो मेल सेंट्रिक लीडरशिप शो करते हैं। जैसे अब कुछ एक सेक्सिस्ट स्लोगन्स हैं, उनका इम्पैक्ट क्या देखा गया है? जैसे कुछ एक स्लोगन्स होते हैं, घर की लक्ष्मी, महिलाओं का विकास के लिए वोट दो, शक्ति का प्रतीक, माँ का रूप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सरकार, सुरक्षा सम्मान। तो अब ये सारे जो स्लोगन्स हैं, ऑल्दो दे आर गुड कि लोग वुमेन की रिस्पेक्ट ला रहे हैं, पर इनमें प्रॉब्लम क्या है कि ये कहीं से भी वुमेन को डिसीजन मेकर या पॉलिटिकल लीडर नहीं शो करे, हमेशा वुमेन को विक्टिमाइज ही कर रहे हैं।
Then some politicians trivialize serious gender issues through casual remarks. जैसे सेक्सुअल वायलेंस को नॉर्मलाइज कर देते हैं कि लड़के हैं लड़के लड़के हैं, गलती हो जाती है। फिर बेटी की इज्जत से वोट की इज्जत बड़ी होती है। फिर वुमेन के पेरेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर करना, उनको ऑब्जेक्टिफाई करना, ये आम ही है। स्मेयर कैंपेन्स अगेंस्ट वुमेन लीडर्स, तो वुमेन पॉलिटिशियंस को हर तरीके से जज करा जाता है, क्या पहन रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या उनका मैरिटल स्टेटस है, उनकी लीडरशिप स्किल्स तो देखी ही नहीं जाती हैं। नीड फॉर चेंज इन पॉलिटिकल स्लोगन्स, तो स्लोगन्स ऐसे होने चाहिए कि वुमेन को एम्पावर करे, ना कि पेट्रियार्कल नॉर्म्स वापस लाए। वुमेन को एज अ लीडर्स एंड डिसीजन मेकर शो करें, ना कि विक्टिमाइज करें। कंक्लूजन यही है, जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है वो इवॉल्व तो कर रही है, पर स्लोगन्स अभी भी आउटडेटेड है, सोच अभी भी आउटडेटेड है। तो जो ये शिफ्ट है इलेक्टोरल रिटोरिक, उसमें क्या होना चाहिए कि वो ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करे और ट्रू जेंडर रिप्रेजेंटेशन लाए। तो कैंपेन्स में जो स्लोगन्स हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट लाने चाहिए, लीडरशिप लानी चाहिए, सिस्टमेटिक चेंज लाने चाहिए फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स, ना कि आउटडेटेड स्लोगन यूज़ करें। थैंक यू।